नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक अपना आप में इतना महत्वपूर्ण है कि शायद ही कोई एग्जाम ऐसा होता है जिसमें इससे संबंधित कोई क्वेश्चन ना बनता हो। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में इसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो इसे आप केवल रेलवे एनटीपीसी के लिए नहीं, रेलवे एनटीपीसी में हर बार एक सवाल आ ही रहा है हर शिफ्ट में, लेकिन उससे अलग भी आपको अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि आप थंबनेल देख चुके होंगे, टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी। तो भाइयों, आज हम महात्मा गांधी के बारे में आपको बता रहे हैं। बहुत सारे छोटी छोटी बातें जो मतलब क्वेश्चन के रूप ले लेती हैं, उन सभी को आपको बताएंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कंपटीशन के प्रति सीरियस हैं तो जो हम पढ़ा रहे हैं तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को नोट करना है। अपनी मतलब कोई भी कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि केवल स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। अपने हाथ से नोट बनाइए, ठीक है। वीडियो पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि ज़्यादा अच्छा यही है कि आप खुद अपने हाथों से नोट बनाएं, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है भाई। और दूसरी बात भाई, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई जरूर। ओके, तो शुरू करते हैं भाई। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। सभी जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। सभी जानते हैं तो ओके भाई। इनके पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था तथा माता का नाम पुतलीबाई था। अब महात्मा गांधी का मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अभी देखिए, महात्मा गांधी का ओरिजिनल नाम था मोहनदास, करमचंद इनके पिता का नाम था और उत्तमचंद इनके दादा का नाम था। तो ये क्या होते हैं, इनके यहां पर अपना नाम और पिता का नाम दोनों लिखा जाता है। तो महात्मा गांधी का मूल नाम था मोहनदास, इनके पिता का नाम करमचंद, तो इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी बोला गया। इनके पिता का नाम था करमचंद और इनके दादा का नाम था उत्तमचंद, इसलिए इनके पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी बोला गया। और महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतलीबाई, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। इन्होंने अपनी सामान्य शिक्षा गुजरात में प्राप्त की तथा वकालत की शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की थी। ये जरूर ध्यान रखना, पहली जो पढ़ाई थी गुजरात में, इंडिया के अंदर ही ग्रहण की। उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए और वहां पर इन्होंने वकालत की शिक्षा ग्रहण की। अब ध्यान से देखना, एक केस के कारण ये 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। अभी इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करके आए, शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में आने के बाद ये यहां पर काम शुरू करते हैं और वहां पर इनको एक कंपनी में एज ए लॉयर अपॉइंट किया जाता है। तो कंपनी के केस के सिलसिले में ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में। ओके, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने रंग भेद का सामना किया। अभी इस पर भी आने, पहले ये देखिए, याद रखना दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड दोनों अलग अलग चीज है। तो इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की इन्होंने, वकालत की, केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में इन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। 7 जून 1893, बहुत महत्वपूर्ण डेट है, डेट पर भी ध्यान है। डरबन से प्रिटोरिया जाते हुए पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर इन्हें रेलगाड़ी से अपमानित करके उतार दिया गया। अब देखिए, यह भी पूछा जाता कि वह कौन सा रेलवे स्टेशन था जिस पर महात्मा गांधी को ट्रेन से उतारा गया था। तो वो रेलवे स्टेशन का नाम था पीटर मारिट्सबर्ग। 7 जून 1893, यानी जिस वर्ष गए थे उसी वर्ष की बात चल रही है भाई। ओके, ठीक है। ओके, जब इन्हें उतारा गया तो उसका कारण क्या था? क्योंकि ये उस डिब्बे में सवार हो गए थे जिसमें केवल गोरे लोग ही बैठ सकते हैं। रंग भेद यानी गोरे और काले का भेद बहुत ज्यादा था दक्षिण अफ्रीका में। तो ये बहुत ज्यादा अपमानित हुए और इन्हें लगा हमें भी कुछ करना चाहिए इनके लिए, ठीक है। तो इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की, दक्षिण अफ्रीका में केस के सिलसिले में ये पहुंचे हुए हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह प्रारंभ किया। 1893 में वो काम हो गया, लेकिन 1906 ईस्वी में इन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो याद रखना, अगर पूछा जाए महात्मा गांधी ने राजनीतिक जीवन कहां शुरू किया या महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहां की, तो दक्षिण अफ्रीका में की थी।
ओके, 1906 में प्रारंभ किया। 1908 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी पहली बार जेल गए। तो जब ये पहली बार जेल जाते हैं तो 1908 की बात है, जोहान्सबर्ग में गए। ये बात अभी अफ्रीका की ही चल रही है। अब तक इंडिया में इनका कोई भी एक्टिव रोल नहीं है, ये ध्यान रखना। इंडिया में जन्म हुआ है, इंडिया में छोटी पढ़ाई की है, मतलब 10वीं वगैरह तक की पढ़ाई की इन्होंने। लॉ करने के लिए कहाँ गए हैं? इंग्लैंड गए हैं। ओके, इंग्लैंड से आकर थोड़ा बहुत टाइम इन्होंने फिर इंडिया में बिताया है, उस केस वगैरह में भी इन्वॉल्व हुए हैं। उसके बाद एक केस के सिलसिले में अफ्रीका गए हैं और अफ्रीका में इन्होंने 1906 में सत्याग्रह शुरू किया और पहली बार जेल गए 1908 में जोहान्सबर्ग अफ्रीका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलनों के लिए जो सत्याग्रह शब्द, ये जो सत्याग्रह शुरू किया, किस इस शब्द का जो लिया उन्होंने मगनलाल गांधी के कहने पर अपनाया था। मगनलाल गांधी के कहने पर उन्होंने शब्द चुना सत्याग्रह, आंदोलन की जगह सत्याग्रह शब्द को चुना इन्होंने। ओके, ठीक है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म बनाया, टॉलिस्टॉय फॉर्म बनाया और डरबर आश्रम की स्थापना की। तो महात्मा गांधी ने अफ्रीका में काफी कुछ किया, कुछ पत्र भी निकाले, उनके बारे में भी अभी आगे बढ़ेंगे हम। तो महात्मा गांधी ने 1906 में अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू कर दिया था, 8 में जेल में गए हैं और अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म, टॉलिस्टॉय फॉर्म, डरबन आश्रम की स्थापना की। भाई चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रारंभ किया। कौन सा? इंडियन ओपिनियन नामक पत्र प्रारंभ किया दक्षिण अफ्रीका में। अब ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, इंग्लैंड से लौटे, इंग्लैंड से पहले आ गए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 21 वर्ष, लगभग 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा था, 21 वर्ष रहने के बाद 1893 में गए, 1893 से 1914 तक वो वहीं पर रहे। 1915 की शुरुआत में इंडिया में आ गए हैं। 9 जनवरी को तो इंडिया में आ चुके हैं, तो रास्ते में भी टाइम लगा इन्हें। ठीक है, क्योंकि तब तो शिप हुआ करते थे, जलयान में कई दिन की यात्रा हुआ करती थी। ओके भाई, इनके भारत लौटने की याद में हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस को मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। 21 वर्ष से थोड़ा बहुत ज्यादा था, लेकिन 21 वर्ष ही आप मान सकते हैं भाई। ठीक है, ओके भाई, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे, 9 जनवरी 1915 को इंडिया में लौट आते हैं और इंडियन ओपिनियन नामक पत्र भी निकाला। दक्षिण अफ्रीका में ही ये काम हुए थे। अब इंडिया में इनकी पारी, राजनीतिक पारी शुरू होती है भाई। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर इन्होंने गुजरात में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम स्थापित किया। अब यहां पर भी एक ट्विस्ट है। पहले इन्होंने एक आश्रम बनाया, अपना कर्म स्थल बनाया, और जो बनाया अहमदाबाद में। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाई ये तो मतलब अगर शहर के या गांव के बीच में होता तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इन्होंने कहा थोड़ा सा अलग हटके बनाते हैं। तो शुरुआत काम इन्होंने अहमदाबाद में कर दिया, लेकिन अहमदाबाद से थोड़ा सा बाहर की तरफ जाकर साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम स्थापित किया 1917 में। ठीक है, पहले शुरू हो चुका था उससे पहले, लेकिन 1917 में ये फिर आते ही, वैसे तो 1915 में ही अहमदाबाद में काम शुरू कर दिया, लेकिन 1917 में साबरमती आश्रम में शिफ्ट हो गए, साबरमती नदी के तट पर। इसी आश्रम से अपनी कार्यवाही को संचालित किया। ओके, साबरमती आश्रम उस स्थान पर स्थापित है जहां महर्षि दधीची के आश्रमों में से एक आश्रम हुआ करता था। महर्षि दधीची, जिन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। उनके आश्रमों में से, कई सारे आश्रमों में से एक है जहां पर उनका आश्रम हुआ करता था, वहीं पर साबरमती आश्रम बनाया गया। तो साबरमती नदी के तट पर भी महर्षि दधीची का आश्रम था, और एक नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में भी महर्षि दधीची का आश्रम है। लेकिन अभी हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं भाई। तो महर्षि दधीची के आश्रमों में से एक हुआ करता था साबरमती नदी के तट पर, उसी जगह पर साबरमती आश्रम बनाया महात्मा गांधी ने। कब भैया? 1917 में। ठीक है, लेकिन अहमदाबाद आश्रम थोड़ा सा पहले बन चुका था। इसके बाद महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। 14 वर्ष की उम्र में भाई महात्मा गांधी का विवाह हो गया था, बाल विवाह प्रचलन में था उस समय। तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये 4 पुत्र थे महात्मा गांधी के। ठीक है, प्रसिद्ध उद्योगपति जमनालाल बजाज की सेवाओं से खुश होकर महात्मा गांधी जमनालाल बजाज को अपना 5वां पुत्र मानते थे।
सवाल बन जाता कि महात्मा गांधी अपने पांचवें पुत्र जैसा किसे मानते थे, तो जमनालाल बजाज को मानते थे। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है भाई, ओके आगे बढ़ते हैं। तो 4 पुत्र इनके थे और 5वें पुत्र इनको जमनालाल बजाज को मानते थे। उनसे खुश होकर भारत में महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन था। मैंने रेड कलर में कर दिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था 1917 में ही। ठीक, यह आंदोलन चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है, चंपारण बिहार में पड़ता है, में पड़ता कि नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में चलाया गया था। 1917 में चंपारण में आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने, जिसे नाम दिया गया चंपारण आंदोलन। और चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों का सपोर्ट किया था महात्मा गांधी ने। उस समय चंपारण में एक प्रथा चल रही थी जिसे बोलते थे 3 कठिया प्रणाली। अब 3 कठिया प्रणाली का मतलब होता था 3/20। ठीक है, तो 3/20 वाली जो प्रणाली थी उसको 3 कठिया प्रणाली कहते थे। इसको समाप्त कराने में महात्मा गांधी कामयाब हुए थे। तो महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था जो कि सफल रहा। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस आंदोलन में थे, ये याद रखना भाई। बाकी जो अगर आंदोलन के बारे में आएंगे तो उसमें पूरा डिटेल में बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का समर्थन किया। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल की थी। भारत के अंदर महात्मा गांधी ने जो पहली बार भूख हड़ताल की वो अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में की। भूख हड़ताल समझ में आ गया। भूख, इससे पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण। लेकिन पहली भूख हड़ताल कहां थी? अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में, भारत में पहली बार। ठीक है, ओके। गुजरात का खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में किया था। ये जो खेड़ा आंदोलन था ये भी किसानों से था, चंपारण वो भी किसानों से था, और अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल ये किसके समर्थन में थी? मिल के मजदूरों के लिए थी। तो समझ में आ गया ना, खेड़ा और चंपारण किसानों से संबंधित थे। ओके, अहमदाबाद में भूख हड़ताल की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीय युवाओं से ब्रिटिश सेना में शामिल होकर अंग्रेजों की मदद करने की अपील की। इसीलिए इन्हें रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट या रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने ऐसे कई सारे काम किए थे। जब वहां पर एक जुलू विद्रोह हुआ था 1906 के करीब में अफ्रीका में, तो उसमें भी इन्होंने भारतीयों से अपील की थी कि वो अंग्रेजों का साथ दे। पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ देने की अपील की थी भारतीयों से। तो ऐसे कुछ काम थे जो महात्मा गांधी के मतलब जिनके कारण महात्मा गांधी की आलोचना भी करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, वो अलग मुद्दे थे कि भाई अच्छा था या बुरा था, लेकिन ये भी उनमें से एक काम था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीय युवाओं से अपील की कि वो ब्रिटिश सेना में शामिल हो, ब्रिटिश सेना का सहयोग करें। अब क्योंकि युवाओं को भर्ती करने की अपील कर देते, इसलिए इन्हें रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छे भाई। इसके बाद चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। 1915 ईस्वी में ब्रिटेन ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसके विरोध में महात्मा गांधी ने इस केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया। ये किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी, और इन्होंने इस उपाधि को त्याग दिया था भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्या न प्रयोगो नाम से गुजराती भाषा में लिखी। तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी उसका नाम था सत्या न प्रयोगो, भाषा थी गुजराती भाषा। ठीक है, महात्मा गांधी की आत्मकथा प्रथम बार नवजीवन नामक पत्र में प्रकाशित हुई। कौन से पत्र में? नवजीवन में प्रकाशित हुई। महात्मा गांधी चलाते थे इसको। महात्मा गांधी की आत्मकथा को महादेव देसाई ने अंग्रेजी में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम से अनुवादित किया। ये सत्याना प्रयोग महात्मा गांधी ने लिखी गुजराती भाषा में। महादेव देसाई जो कि उनके सचिव थे, उन्होंने इसका प्रयोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ओके, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी लिखी थी। अब देखिए, जब हम हिंद स्वराज की बात करते हैं तो ये हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने तब लिखी थी जब ये इंग्लैंड से वापस आ रहे थे, दक्षिण अफ्रीका से नहीं। जब ये इंग्लैंड से पढ़ाई करके वापस इंडिया आ रहे थे तो इन्होंने हिंद स्वराज या हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक लिखी। शिप में जब यात्रा कर रहे थे तो यात्रा के दौरान ही इन्होंने लिख रही थी। तो यात्रा के दौरान कौन सी लिखी? हिंद स्वराज लिखी।
ये 1908 ईस्वी में प्रकाशित कर दी इन्होंने। ठीक है, जब अफ्रीका में पहुंचते तो अफ्रीका में 1908 ईस्वी में इन्होंने इसको प्रकाशित भी कर दिया। फिर इन्होंने सत्यान प्रयोग नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, और जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नाम से क्या हुई, ट्रांसलेट हुई। नवजीवन नामक पत्र में भी प्रकाशित हुई थी ये जो सत्याना प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, 2 पुस्तकें हो गई। तीसरी जो थी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह नाम से, या दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास भी महात्मा गांधी ने लिखी थी। वो तब लिखी थी जब वो यरवदा जेल में थे। ठीक है, लेकिन 2 ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पूछा जाता है महात्मा गांधी जब इंग्लैंड से लौट रहे थे तो कौन सी पुस्तक लिखी थी? रास्ते में जहाज में जलयान यात्रा के दौरान हिंद स्वराज लिखी थी भाई। ठीक है, और जेल में लिखी थी इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास। ठीक है, और आत्मकथा तो समझ में आ ही गया आपको। इसके बाद महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और नवजीवन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किए। ओके, यंग इंडिया, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन भी इनकी था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों का आंदोलन था। हुआ क्या था कि तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। उसके खिलाफ, खलीफा के पद को समाप्त करने के खिलाफ पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम जो थे उन्होंने आंदोलन किया, जिसमें भारत में भी ये आंदोलन शुरू हुआ। शौकत बंधु, जो अली बंधु बोले गए, शौकत अली वगैरह जो थे, उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया और महात्मा गांधी ने सपोर्ट करके इसको एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में तब्दील करवा दिया था। क्योंकि उनका मानना था कि अगर महात्मा गांधी इसको सपोर्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में हिंदू और मुस्लिमों की एकता को बढ़ावा मिलेगा। यह मानकर महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था भाई। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया। बस एक एक लाइन लिखनी है, वैसे तो पूरी डिटेल है। असहयोग आंदोलन का मतलब ही ये है कि अगर आप असहयोग आंदोलन ही लिखने लगे तो लगभग आधे घंटे का लेक्चर उसी पर हो जाता है। इन्होंने 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा की और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। दांडी यात्रा करने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को तोड़ा था भाई। कौन सी यात्रा में? दांडी यात्रा में। 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी ये यात्रा, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई। 12 मार्च से 6 अप्रैल, 12/3 से 6/4 मतलब 6 अप्रैल तक चली थी 1930 में ही। और उसी के जब ये समाप्त होती है 6 अप्रैल को, तो दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने अपने हाथों से नमक बनाया था, नमक कानून को तोड़ा था। दूसरी बात भाई, जब ये यात्रा शुरू होती है तो उस समय इन्होंने साबरमती आश्रम को सदा के लिए छोड़ दिया। ठीक है, सदा के लिए छोड़ दिया, आगे आएगा वो भी चीज। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये यात्रा चली, 385 किलोमीटर की यात्रा थी। महात्मा गांधी ने 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। पूछा जाता महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। उनके साथ सरोजिनी नायडू ने भी हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू दोनों ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। क्लियर है? और डॉक्टर अंबेडकर ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। ठीक है भाई। 1942 ईस्वी में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो ये महात्मा गांधी के कुछ चीजों के बारे में हल्का सा एक एक लाइन में लिखा है। अगर इनको लिखे तो समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा बैठेगा। ठीक है, तो हमने एक एक लाइन में लिखा है, बाकी डिटेल असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये पूरी डिटेल में पढ़ने चाहिए भारत के प्रमुख आंदोलनों के बारे में। अभी हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष बने। पूछा जाता महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष कितनी बार बने? सिर्फ एक बार। कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन के दौरान। ओके, बेलगांव कर्नाटक। 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, के सांप्रदायिक निर्णय को कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं भाई। के विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। अब ये कम्युनल अवार्ड क्या था? देखिए 1909 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक चाल चली, डिवाइड एंड रूल की। उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच फूट डालने शुरू कर दी। 1909 के पार्लियामेंटो सुधार बोलते थे जिसको, उसमें इन्होंने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। अलग सेपरेट की मतलब सेपरेट निर्वाचन होगा इनका, ऐसी व्यवस्था कर दी। तो हिंदू मुस्लिमों में फूट डल गई। अब फिर इन्होंने क्या करा, हिंदू और जो मतलब हरिजन होते हैं इनमें फूट डालने के लिए इन्होंने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी।
ठीक है। तो इस क्योंकि महात्मा गांधी उनकी बातों को समझ लेते, इसलिए उन्होंने सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ आमरण अनशन किया। आमरण अनशन, आमरण का मतलब जब तक कि मृत्यु ना जाए तब तक अनशन, भूख हड़ताल करना। अब जितने भी भारत के बड़े लीडर थे उन्हें देख गया कि भाई महात्मा गांधी जी ने निर्णय कर लिया है, अब उनके अनशन को तुड़वाना पड़ेगा। कैसे तुड़वाना पड़ेगा? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, तो सभी लीडर्स ने मिलकर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों को मनाना शुरू किया और उनके बीच एक समझौता कराया। जब वो समझौता हो गया तो महात्मा गांधी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा। तो पूना समझौता 1932 में हुआ, याद रखना। आमरण अनशन 32 में, कम्युनल अवार्ड 32 में, रैमजे मैकडोनाल्ड का। पूना समझौता किस किस के बीच हुआ? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। समझ में आ गया? ओके। दलितों के लिए सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया। हरिजन यानी कि ईश्वर के जन, जिन्हें भगवान ने बनाया है, हरिजन, हरि मतलब भगवान, प्रभु, का प्रयोग महात्मा गांधी ने ही किया था। 1932 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना की। अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर अंबेडकर ने, याद रखना। बाद में महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्र भी प्रारंभ किया था। ठीक है, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सब महात्मा गांधी के पत्र हो गए। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के पत्र हो गए हैं भाई। समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, अलग जगह पर लिखने का अलग औचित्य होता है, लेकिन अब आप चीजों को जोड़ना शुरू कर दीजिए। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। 1932 में क्या क्या घटना हुई, सब कुछ समझ में आ गया। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा के पश्चात महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम को त्याग दिया। दांडी यात्रा है, जो भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और कसम खाई थी कि वो साबरमती आश्रम में तब तक नहीं आएंगे जब तक कि भारत स्वतंत्र नहीं हो जाएगा। तो 1930 के आसपास महात्मा गांधी को अंग्रेज परेशान कर रहे थे। उन्होंने कुछ चीजें ऐसी करनी शुरू कर दी कि भाई आपका जो आश्रम है इलीगल है, इस टाइप की अड़चने उत्पन्न करना शुरू कर दी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, अंग्रेज नहीं चाहते कि मैं इस आश्रम में रहूं, तो मैं इसको त्याग रहा हूं। अब मैं दोबारा इसमें तभी कदम रखूंगा जबकि देश को स्वतंत्र करा दें। तो इसीलिए महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू करते हैं। उसके बाद उस आश्रम में कभी नहीं गए। ओके, दांडी यात्रा के बाद उन्होंने इस आश्रम को सदा के लिए त्याग दिया था। ठीक है, और जब त्याग दिया तो साबरमती आश्रम के त्याग के पश्चात महाराष्ट्र में वर्धा में सेवाग्राम को महात्मा गांधी ने अपनी कर्मभूमि बनाया। पूछा जाता सेवाग्राम कहाँ है? वर्धा, महाराष्ट्र में वर्धा में है, पुणे के पास पड़ता है। ठीक है, अपनी कर्मभूमि बनाया। तो पहला जो कर्मभूमि थी वो साबरमती आश्रम, फिर दूसरे सेवाग्राम आश्रम, वो वर्धा महाराष्ट्र में, साबरमती आश्रम गुजरात में। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेकेड फकीर, नंगा फकीर, अर्धनग्न फकीर, ये सब विंस्टन चर्चिल ने कहा था, नेकेड फकीर। ठीक है, ओके भाई। इसके बाद अब देखिए, महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। अगर आपसे पूछा जाता महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हालांकि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी है, कुछ जगह पर दूसरे दो लोगों का नाम भी आता है, लेकिन आपको अगर पूछा जाए किसने उपाधि दी तो महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपिता का उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रदान की थी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पर अपनी एक सेना बना रहे थे और उस सेना से कह रहे थे कि भाई आपको दिल्ली चलना है, दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे नारे दिए। तो उस समय रेडियो से जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने उस समय महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और कहा था कि मैं राष्ट्रपिता से उम्मीद करता हूं कि वो हमारे इस कार्य को सिद्ध होने की प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद देंगे। इस तरह का वक्तव्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जबकि वो इंडियन नेशनल आर्मी को संबोधित कर रहे थे रेडियो के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। अब यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं भाई। एक सवाल उठता है, देखिए जो यहां पर नंबर लिख रहे हैं इनसे मत देखना, इनसे बहुत ज्यादा आप लिख चुके होंगे।
मैंने एक एक नंबर में कई कई सारी चीजें लिखने की कोशिश की है, तो इन नंबरों के चक्कर मत पड़ना कि आपने इतने ही नंबर लिखे, नंबर बहुत सारे लिख चुके होंगे। अभी जैसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनके बारे में दो चीज याद रखिए। पहला पूछा जाता है इनमें से कौन थे जो महात्मा गांधी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो चार ऑप्शन दे देते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, पहली चीज। दूसरी, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं तो पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी से किसने कहा था कि आप 2 वर्ष तक अपनी आंखें बंद रखिए, आंखें खुली रखिए, सॉरी, अपने कान खुले रखिए लेकिन मुंह को बंद रखिए। यह भी पूछा जाता है कि जब महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौटे तो किसने महात्मा गांधी को सलाह दी थी कि आपको 2 वर्ष तक अपनी आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं लेकिन मुंह को बंद रखना है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है गोपाल कृष्ण गोखले उनके गुरु थे, तो गुरु तो अच्छी ही सलाह देंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से कहा कि भाई आप वहां से आए हैं, अफ्रीका की कंडीशन अलग थी, वहां रंग भेद था, यहाँ स्वतंत्रता की लड़ाई है, यहाँ का माहौल अलग है, वहां का माहौल अलग है, आपको यहाँ को समझना है। और यहाँ पर समझने के लिए पहले हमें आपको ये देखना कि कौन क्या कर रहा है, अंग्रेजों की क्या स्थिति है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या स्थिति है, ये सब देखना आपको। तो उसके लिए आप 2 साल तक देखिए, यानी आंखें खुली रखिए, चीजों को देखिए, कानों को खुला रखिए, सुनिए, समझिए। समझने के बाद 2 साल तक कोई एक्शन नहीं लेना। और याद रखना महात्मा गांधी ने उनकी कथनों का पूरी तरह पालन किया। याद करिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी लौटते हैं और पहला आंदोलन 1917 में होता, तो 2 वर्ष तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। किसके कहने पर? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद रामचंद्र थे। श्रीमद रामचंद्र आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने महात्मा गांधी को सलाह दी थी कि आप दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने श्रीमद रामचंद्र के कहने से दूध और दूध से बने पदार्थों का त्याग कर दिया था। ठीक है, ये आध्यात्मिक गुरु थे। लियो टॉल्स्टॉय को भी महात्मा गांधी अपना गुरु मानते थे, इनको भी अपना आध्यात्मिक गुरु ही का दर्जा देते थे। तो ये तो डायरेक्ट थे, लेकिन इनकी शिक्षाओं का प्रभाव था लियो टॉल्स्टॉय की। लियो टॉल्स्टॉय की शिक्षाओं का प्रभाव भी महात्मा गांधी के ऊपर था। ठीक है, तो ये भी, इनको भी अपना गुरु के जैसा मानते थे। आप याद रखिए अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फोरम भी महात्मा गांधी ने बनाया था, तो इनका भी प्रभाव था महात्मा गांधी पर। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले राजनैतिक, श्रीमद रामचंद्र और लियो टॉल्स्टॉय आध्यात्मिक गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गांधी जी की शिष्या मीराबेन या मीरा बहन का वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। मैडलिन स्लेड या मैडलिन स्लेड था। यह ब्रिटेन के एक नौसेना अधिकारी की पुत्री थी। मैडलिन स्लेड जो थी वो ब्रिटेन के एक नेवी के ऑफिसर थे, उनकी पुत्री थी। उन्होंने महात्मा गांधी के आश्रम में अपना अधिकांश जीवन व्यतीत किया। इन्होंने महात्मा गांधी के आश्रम में अपना पूरा अधिकांश जीवन व्यतीत किया था। जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है तो बाद में ये फिर भी इंडिया में ही रहती है। इंडिया में रहकर इन्होंने प्रकृति के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। बाद में इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आप जानते हैं भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण होता है। तो पद्म विभूषण मैडलिन स्लेड को मिला था, जिनका को महात्मा गांधी के आश्रम में मीराबेन कहा जाता था, और ये ब्रिटेन के एक अधिकारी की बेटी थी। मैंने बताया महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद भी ये उत्तराखंड की तरफ रहने लगी थी और इन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में बहुत काम किया था। सुंदरलाल बहुगुणा के साथ भी इन्होंने काम किया था, मैडलिन स्लेड ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना, आप देखिए ध्यान से देखना इन दोनों लाइनों को। गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना मोतीलाल नेहरू ने भगवान श्री राम की लंका यात्रा से की। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि गांधी जी की यात्रा को ऐसे समझिए जैसे भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा की हो, ऐसी यात्रा समझिए, मोतीलाल नेहरू ने जी ने कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये इसकी तुलना आप कर सकते हैं, नेपोलियन ने एल्बा से पेरिस तक की जो यात्रा की है उसकी तुलना और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तुलना कर दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस, और मोतीलाल नेहरू ने कहा, क्या कहा कि दांडी यात्रा समझिए भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए जो यात्रा की उसकी बराबर है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन
महात्मा गांधी के साथ पत्राचार करते थे। यानी कि उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन और महात्मा गांधी के बीच आपस में पत्रों का आवागमन होता था, पत्राचार होता रहता था। महात्मा गांधी उनके लिए पत्र लिखते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन महात्मा गांधी के लिए पत्र लिखते थे। यानी ये पेन पाल थे, पत्र मित्र कह सकते हो आप दोनों को, ठीक है। और उन्होंने महात्मा गांधी के लिए क्या कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं कर पाएगी, कि जो आने वाली पीढ़ी है वो विश्वास नहीं कर पाएगी कि कभी हार्ड मास का ऐसा इंसान भी पृथ्वी पर पैदा हुआ था। बहुत पूछा जाता है ये सवाल भाई। महात्मा गांधी के लिए किसने कहा था कि आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी कि कभी हार्ड मास का बना हुआ ऐसा इंसान भी पृथ्वी पर हुआ था? आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। ओके, ठीक है भाई। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित या पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्रिप्स मिशन के लिए कहा था पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक, ऐसा बैंक जो दिवालिया हो चुका है और उसका चेक जिसकी डेट बाद में होगी, फ्यूचर में होगी, ऐसा चेक कहा था महात्मा गांधी ने। किसके लिए? क्रिप्स मिशन के लिए, ठीक है। ओके भाई। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूएनओ द्वारा, याद रखना, 2007 से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2007 से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। और ये घोषणा किसने की? यूएनओ ने की, किसी छोटी मोटी संस्था ने नहीं की भाई। ओके, एक बात और भाई, जब महात्मा गांधी के सम्मान की बात करते हैं तो यूएनओ ने सम्मानित कर दिया भाई, गांधी जयंती 2 अक्टूबर से मनाने जा रहे हैं हम, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी हो गया इंटरनेशनल लेवल पर। महात्मा गांधी के सम्मान की ही तो बात है ये, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे महात्मा गांधी की भारत में बात करें तो हर एक नोट पर महात्मा गांधी का चित्र छपा हुआ। 1996 से महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट 1996 से शुरू हुए। 1996 ईस्वी से महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट शुरू हुए, जब नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर आने लगी, ठीक है। महात्मा गांधी भारी उद्योगों के खिलाफ थे क्योंकि मशीनों के प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ती है। महात्मा गांधी कहते थे अगर बड़ी मशीनें लाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, इसलिए उद्योगों के, बड़े उद्योगों के खिलाफ थे। महात्मा गांधी कुटीर उद्योगों के समर्थक थे, ये जरूर याद रखना भाई। क्यों है वो आपका कारण आपके सामने लिखा आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी ने की थी भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे द्वारा दिल्ली के बिड़ला हाउस में की गई। सभी जानते हैं, बस ये बहुत सारे नहीं जानते कहां पर हुई थी, तो दिल्ली के बिड़ला हाउस में इनकी हत्या हुई थी। महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली में राजघाट पर स्थित है, काले पत्थर से बनी हुई है, काले संगमरमर से, और उस पर लिखा हुआ हे राम। कई बार पूछा गया ये भी एग्जाम में कि महात्मा गांधी की समाधि पर क्या लिखा हुआ, सिर्फ 2 ही शब्द लिखे हुए हैं, हे राम। और साइड में उनके जो भजन था रघुपति राघव राजा राम, जिसको बहुत पसंद करते थे, वो भी लिखा हुआ है। महात्मा गांधी के टाइम के 2 भजन बहुत प्रसिद्ध है, एक रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, दिगंबर विष्णु पलुष्कर ने लिखा जो, वो बहुत चलता था। और दूसरा, महात्मा गांधी खुद एक भजन को गुनगुनाते रहते थे जब भी खाली बैठे हुए, तो वो ऐसे देखिए जैसे आप और हम आए हैं, कभी कोई फिल्मी सॉन्ग है या कोई भजन है तो उसको गाते रहते हैं। तो कोई कुछ ऐसे होते हैं कि जो बार बार होते हैं। तो एक भजन था जिसको महात्मा गांधी बहुत गुनगुनाते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, नरसिंह मेहता ने जो लिखा उसको भी बहुत गाते थे। रघुपति राघव राजा राम भी बहुत प्रसिद्ध था, प्रिय था इनको, ठीक है। लेकिन इनकी समाधि पर हे राम लिखा हुआ, समाधि के ऊपर एक साइड में पत्थर लगा हुआ है, जो पत्थर पर लिखा हुआ रघुपति राघव राजा राम। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का गुजराती में अनुवाद किया। अब ये देखिए, महात्मा गांधी की पुस्तक का महादेव देसाई ने अनुवाद किया, लेकिन महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का गुजराती में अनुवाद किया और इसका शीर्षक रखा सर्वोदय। याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है। महात्मा गांधी ने किस लेखक की पुस्तक का अनुवाद किया था गुजराती में? जॉन रस्किन। पुस्तक का नाम था अनटू दिस लास्ट। ओके। 1930 ईस्वी में टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। 1930 ईस्वी में टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। ये क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। महादेव देसाई गांधी जी के सचिव थे। कौन? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, महादेव देसाई वो थे जिन्होंने सत्यानो प्रयोगो यानी महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये महादेव देसाई गांधी जी के सचिव थे।
इनके त्यागपत्र के बाद प्यारेलाल जी गांधी जी के सचिव बने थे। इनके बाद पहले थे महादेव देसाई और फिर बाद में प्यारेलाल जो थे वो गांधी जी के सचिव बने थे। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 1930 में महात्मा गांधी को घोषित किया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू होता है, क्रिस मिशन से नाराज होकर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू करने की ठानी, तो उन्होंने करो या मरो का नारा उसी दौरान दिया था। एक बात और, महात्मा गांधी ने 1940 में कहा था कि भाई एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चला जाए, तो महात्मा गांधी ने घोषित किया व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। कब थे की बात है? 1940 में नाम क्या था, मैं यहां पर लिख रहा हूं, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह। और उसके पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसके दौरान इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। इसके बाद भाई अब देखिए अगली लाइन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, तब अंग्रेजों ने उन्हें पुणे के आगा खां महल में कैद करके रखा। भारत छोड़ो आंदोलन जब का प्रस्ताव पास हो जाता है तो महात्मा गांधी को कैद कर लिया गया। कहां कैद किया गया? पुणे के आगा खां पैलेस या आगा खां महल में। कई बार पैलेस लिखा, पैलेस इंग्लिश में महल ही होता है, ठीक है। आगा खां महल या आगा खां पैलेस में रखा गया। इसी महल में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहां पर हुई थी? पुणे के आगा खां पैलेस में हुई थी भाई। महात्मा गांधी की मृत्यु कहां हुई थी? दिल्ली के बिरला हाउस में। एक बात और, गांधी जी ने 14 जनवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कार्यक्रम में, स्थापना लिख लेना इसको, थोड़ा सा कंप्यूटर में ऑटो करेक्ट में कर दिया होगा, स्थापना कार्यक्रम में भाषण दिया था। जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना कार्यक्रम चल रहा था तो उसमें महात्मा गांधी ने भाषण दिया था, बनारस यानी वाराणसी यानी काशी में। और यह माना जाता है कि सभी बहुत बड़ी मतलब बहुत सारे लोगों के सामने महात्मा गांधी का यह पहला भाषण था भारत के अंदर। यानी महात्मा गांधी ने जन समूह को कब संबोधित किया भारत में पहली बार? तो बनारस में संबोधित किया 1916 ईस्वी में। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, यहां तक ये आपका क्लियर हो गया है जो हमने आपको बताया है कि भाई महात्मा गांधी ने पहला भाषण कहां दिया? वाराणसी में, बनारस में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह के दौरान पहला हो गया। इसके बाद भाई अभी देखिए, अगर हम महात्मा गांधी के बारे में कहें तो महात्मा गांधी के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं, जितना पढ़ते चले जाएंगे उतना ही आगे और कम पढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमने यहां पर आपको सिर्फ 45 नहीं बताए, 45 के अंदर बहुत कुछ बताया। अगर आपने इनमें से हर एक लाइन को सही से समझ लिया, एक एक पॉइंट को, तो बहुत ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन इसी से मैच होंगे, महात्मा गांधी जी से पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक एक पॉइंट को नोट भी करेंगे और नोट करने के बाद एक एक पॉइंट को समझने की भी कोशिश करेंगे भाई। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें भाई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद भाइयों।